अभी कुछ देर पहले ही उनका विवाह संपन्न हुआ था। ना सिर्फ वर्मा हवेली बल्कि पूरा इलाका रोशनी और उल्लास से भर गया था। वर्मा और चौहान परिवारों के बीच पीढ़ियों से चली आ रही दुश्मनी का अंत हो गया था और यह बात सबके लिए चौंकाने वाली थी। दुल्हन के जोड़े में वह इतनी सुंदर लग रही थी कि हर नजर बस उसी पर ठहर गई थी। खासकर आदित्य की नजरें जो लगातार उसके चेहरे की ओर देखती रहीं। उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखों की गहराई ने आदित्य के दिल को जैसे अपने भीतर समा लिया था। उसके गुलाबी होठ, सुंदर निखरी रंगत, वह सामने बैठी लड़की इतनी सुंदर थी कि उम्र भर उसकी तारीफ की जा सकती थी। यह कोई मामूली बात नहीं थी कि वह आदित्य चौहान के दिल की धड़कन बन गई थी और फिर आज उसकी धड़कनों में बसकर उसे इस कदर मजबूर कर चुकी थी कि आदित्य के पिता को समर वर्मा के सामने जाकर हर शर्त माननी पड़ी और उनकी बेटी का हाथ मांगना पड़ा, क्योंकि यह उनके बेटे की ऐसी ख्वाहिश थी जिससे वह मुंह नहीं मोड़ सकते थे। पूरे इलाके में हलचल मच गई थी। लोगों को तो यही लगता था कि दोनों परिवारों की दुश्मनी अब कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आज यह सोच गलत साबित हो गई। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। वह ऐसी लड़की थी जिसे बचपन से ही राजकुमारियों की तरह पाला गया था और जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही एक दिल को इस कदर धड़का गई कि उसी वजह से वह सब कुछ हो गया जो लगभग नामुमकिन माना जाता था। आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। दिल करता है कि उम्र भर बस यूं ही बैठकर आपको देखता रहूं। आदित्य ने मोहक अंदाज में कहा तो वह भी मुस्कुरा दी। आज उसका सिर गर्व से ऊंचा था। यह उसकी खूबसूरती का जादू ही था कि एक राजकुमार जैसा युवक उसके कदमों में बिछा जा रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक हल्की सी परछाई उभर आई और वह दिलकश मुस्कान के साथ मुस्कुरा दी। दिल में जैसे बहारों के फूल खिल उठे थे और आंखों में ख्वाबों की एक सुंदर सी दुनिया बस गई थी। और हो भी क्यों ना, वह व्यक्ति उसके पास बैठा था जिसने उसे एक नज़र देखते ही सारी दुनिया से लड़ जाने की जिद कर ली थी और अंततः उसे पा भी लिया था। वह इतनी सुंदर थी कि किसी के भी होश उड़ा सकती थी। विवाह के बाद समारोह का समापन हुआ और आदित्य चौहान अपने पिता और मेहमानों के साथ अपने घर लौट आए। वहाँ उनका जिस सम्मान और परंपरागत रीति से स्वागत हुआ, उससे उनके पिता भी बेहद प्रसन्न थे। वो उनके चले जाने के बाद उठकर अपने कमरे में आ गई और काफी देर तक खुद को आईने में निहारती रही। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आज कुछ खास चमक थी। वह अब रूही वर्मा नहीं बल्कि रूही आदित्य चौहान बन चुकी थी। सिर्फ 2 महीने पहले की बात थी। उस दिन मौसम बेहद सुहाना था। उसने अपने पिता से इजाजत लेकर अपने छोटे भाई अर्चित के साथ इलाके में घूमने जाने की अनुमति ली थी। जब से चौहान परिवार से दुश्मनी की शुरुआत हुई थी, उसके पिता कभी उसे अकेले बाहर घूमने नहीं देते थे, लेकिन कभी कभी उसकी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ता था। वह दिन भी ऐसा ही था। पीच रंग की घुटनों तक आती फ्रॉक, ढीली ट्राउजर्स और सिर पर खूबसूरती से ओढ़ा दुपट्टा। रूही जैसे ही अर्चित के साथ गाड़ी से उतरी, नहर के किनारे चलते हुए वह मौसम की बदलती ठंडक को महसूस कर रही थी। हवाओं में नमी थी, आसमान पर हल्के बादल छाए थे और उसका दिल नहीं कर रहा था कि वह इतनी खूबसूरत सुबह को छोड़कर वापस घर लौटे। बस करिए दीदी, और कितनी देर टहलेंगी? मौसम खराब हो रहा है, चलिए वापस चलते हैं, पापा परेशान होंगे। अर्चित ने शायद 20वीं बार कहा और रूही झुलझुलाकर उसे देखने लगी। मुझे पता था, तुम्हें साथ लाना ही नहीं चाहिए था, कितना तंग करते हो। और उसकी नाराजगी पर अर्चित चुप हो गया, होंठ फुलाते हुए। अच्छा चलो, रूही ने नर्म होकर कहा तो अर्चित की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसी रोज आदित्य का दोस्त आरव शहर से गांव आया था और गांव की खूबसूरती दिखाने के लिए ही वह उसे यहाँ लाया था। यहाँ का नज़ारा इतना मनमोहक था कि किसी का भी दिल न लौटने का करे। पेड़ों की कतारों से निकली नहर, उसके पास की सड़क, ठंडी हवा और बहते पानी की आवाज, सब कुछ बेहद सुकून देने वाला था। तभी उसकी नजर अर्चित के साथ जाती हुई लड़की पर पड़ी और वह ठहर सा गया।
रूही ने दुपट्टे को कंधों पर ठीक किया और अर्चित के साथ धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। उसने आते हुए उनकी गाड़ी को देखा था, लेकिन तब उसे अंदाजा नहीं था कि उस समय वहां समर वर्मा की बेटी मौजूद है। उसके बेहद करीब से गुजरते हुए उसने सिर उठाया, उसे देखा और फिर बस देखता ही रह गया। उसने सुन रखा था कि समर वर्मा की बेटी सुंदर है, लेकिन ये नहीं जानता था कि वह इतनी सुंदर है कि किसी की धड़कनों में हलचल मचा दे। ना चाहते हुए भी उसने अपने दोस्त आरब को आवाज दे दी, सब ठीक है, तुम लोग यहाँ, वो भी इतने खराब मौसम में। आरब ने हंसते हुए जवाब दिया, जी बस लौट ही रहे हैं, सोचा तुम्हें भी थोड़ी देर घुमा दूं। उसने एक बार फिर सिर उठाकर आदित्य की आंखों में देखा, जो गहराई से उसे निहार रहा था। उन नजरों की गहराई इतनी तीव्र थी कि एक ही पल में वह मान बैठा कि उसके चारों ओर फैली हरियाली भी उस लड़की की हरी आंखों के सामने फीकी है। हवा में बसी खुशबू भी मानो उसी को सम्मान देने के लिए फैली थी। वो काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, उसकी पीठ को देखता रहा। अर्चित से उसकी बातचीत अक्सर हो जाया करती थी, भले ही उनके दोनों परिवारों के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी, लेकिन आदित्य के लिए इन झगड़ों की कोई खास अहमियत नहीं थी। वाह यार, तुम्हारे गांव की लड़कियां तो वाकई बहुत सुंदर हैं, आरब ने कहा। आदित्य ने पहली बार आरब की बात को नापसंद किया। उस दिन के बाद उसने रूही को फिर नहीं देखा, लेकिन उसकी एक झलक ही उसके दिल में इतना गहरा असर छोड़ गई थी कि वो खुद को उससे प्रेम करने से रोक नहीं पाया। वो एक ऐसा चमकता चांद थी जिसे वो अपनी जिंदगी की रोशनी बनाना चाहता था, और उसी रोशनी को पाने के लिए उसने कोशिश शुरू कर दी। अंततः वह उसका नंबर हासिल करने में कामयाब हो गया। अर्चित के साथ जहां पहले सामान्य बातचीत होती थी, वहीं अब उसने रूही से रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। उनके घर की पुरानी नौकरानी कमला के जरिए उसे रूही का नंबर मिल गया और उसी शाम उसने कॉल कर दी। उसे नहीं पता था कि रूही क्या प्रतिक्रिया देगी, लेकिन उसने बड़ी विनम्रता से उसे बात करने के लिए मनाया। रूही ने शांत स्वर में कहा, मेरे जीवन का निर्णय मेरे पिताजी लेंगे, कृपया अब दोबारा कॉल मत कीजिए। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे घर रिश्ता लेकर आइए। इतना कहकर उसने कॉल काट दी और अगले ही दिन अपना नंबर बदल दिया। आदित्य को अंदाजा हो गया था कि अब वह उससे दोबारा संपर्क नहीं कर पाएगा। रूही को आदित्य की यह इच्छा सिर्फ एक भ्रम लगी थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके पिताजी कभी भी उस घर में रिश्ता करने को तैयार नहीं होंगे, और ना ही आदित्य का पिता कभी इस घर रिश्ता लेकर आएगा। करीब 20 साल पहले रूही के दादाजी बाबूलाल सिंह और आदित्य के दादा सूरज लाल के बीच एक मामूली विवाद के दौरान सूरज लाल के बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। तब से दोनों परिवार के बीच खून की दुश्मनी पल रही थी। आने वाली पीढ़ियों में भले ही सीधा बदला नहीं लिया गया हो, लेकिन उसी क्षेत्र में रहते हुए भी दोनों परिवारों के बीच दूरी और द्वेष बना रहा। इसीलिए जब समर वर्मा के दरवाजे पर आदित्य के पिता अभय सिंह चौहान को देखा गया, तो यह बात सबको चौंका गई। वो अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने आए थे। उन्होंने कहा, बच्चों की खुशियों के लिए हम पुरानी दुश्मनी को खत्म कर देते हैं। मेरे बेटे की ख्वाहिश है और मैं उसे अधूरी नहीं छोड़ सकता। समर वर्मा को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी उस घर में ब्याह जाए। उन्हें लगा कि अभय सिंह चौहान बस उनके परिवार की कमजोरी जानने आए हैं, लेकिन अभय की लगातार कोशिशों और संजीदगी को देखकर उन्हें बात पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। रूही खुद भी हैरान थी कि आदित्य का पिता खुद उसके घर आकर उसके पिता के सामने रिश्ता मांग रहा है। मैं आपकी बेटी को जीवन की हर खुशी दूंगा, कृपया हमें जुदा मत कीजिए अंकल, आदित्य ने गंभीरता से कहा। रूही उनकी बड़ी बेटी थी, जिसकी मां का निधन उसके जन्म के समय ही हो गया था। बाद में समर वर्मा ने लता से विवाह किया, जिनसे उन्हें 7 साल बाद एक बेटा हुआ। रूही और उसका भाई ही उनकी पूरी दुनिया थे। लता ने रूही को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही पाला, भले ही वो कभी कभी गुस्से में आ जाती थी, लेकिन दिल की बहुत नेक थी। रूही भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही मानती थी। रूही और आदित्य की मोहब्बत को देखते हुए लता के दिल में भी स्नेह जाग गया, और वे भी यही चाहती थी कि रूही की शादी आदित्य से हो। फिर उन दोनों की शादी हो गई, लेकिन
समर वर्मा ने तुरंत विदाई नहीं की। वो कुछ दिनों बाद विदाई करना चाहते थे। शादी के बाद जब रूही अपने कमरे में आराम से बैठी थी तो उसका मोबाइल बज उठा। उसे पहले से ही आभास हो गया था कि कॉल आदित्य की ही होगी। कांपते हुए हाथों से उसने मोबाइल उठाया और कान से लगाया। अब उनके रिश्ते की वजह से उसकी भावनाएं अलग थी। मन में हलचल थी, लेकिन चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिय। आज से तुम मेरी धर्म पत्नी हो और मैं तुम्हारा जीवन साथी। आदित्य की आवाज हमेशा की तरह मोहक थी और रूही ने अपने दिल को थाम लिया। बहुत धन्यवाद। आपको भी शुभकामनाएं, उसने नरम स्वर में कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह आदित्य से क्या बात करे। वैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत कम वक्त दिया सराहने के लिए, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सोच रहा था कि विवाह तय होने के बाद मुझे मेरी पत्नी से मिलने दिया जाएगा, ताकि मैं उसे बता सकूं कि वह मेरी मोहब्बत में कितनी निखर गई है। अब भी वक्त लगेगा आदित्य जी, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा और पलंग के हेडबोर्ड से टेक लगा ली। कुछ पल की चुप्पी के बाद आदित्य ने कहा, शादी से पहले डर था, घर का, समाज का, लेकिन अब तो हम एक दूसरे के जीवन साथी हैं। अब हमारे मिलने और बात करने पर कोई बंदिश नहीं रह गई। रूही जानती थी कि अब उनका रिश्ता मजबूत है और शायद उनकी मोहब्बत को आखिरकार समाज में पहचान मिल चुकी थी। उसे यह मानना पड़ा कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन समाज के बारे में मैं ज्यादा सोचती हूँ। आदित्य बोला, मैं किसी भी परंपरा को नहीं मानता रूही। अगर मेरे लिए दुनिया और दुनियादारी मायने रखती तो मैं भी इस दुश्मनी को निभाता और तुम्हें छोड़ देता। लेकिन अब जब मैं तुम्हें पा चुका हूँ तो तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। रूही को उसके रूखे लहजे और जिद से डर लगने लगा। वह अपने पिता की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। शादी से पहले ही उसके पिता ने उसे समझा दिया था कि वह अपनी सीमाओं में रहे, परंपराओं और परिवार की मर्यादाओं को ध्यान रखे, और उसने भी हामी भरी थी। उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे उसके पिता की इज्जत पर कोई सवाल उठे। अगले 2 दिनों तक आदित्य लगातार इस जिद पर अड़ा रहा कि रूही उससे मिले। आखिरकार उसे मानना ही पड़ा। ठीक है, मैं आपसे मिलने आऊंगी, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए। उसके बाद मैं वापस लौट जाऊंगी। उस दिन आदित्य की जिद के सामने उसे झुकना पड़ा। तुम अपनी मर्जी से आ रही हो, लेकिन वापस मेरी मर्जी से जाओगी। आदित्य की यह बात सुनकर रूही चुप हो गई। ना जाने क्यों उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रूही, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे ऊपर अधिकार रखता हूँ। रात ठीक 12 बजे हवेली के पीछे दरवाजे पर तैयार रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसकी यह बात सुनकर रूही सन्न रह गई। आपका मतलब क्या है? रात के 12 बजे? हम दिन में क्यों नहीं मिल सकते? उसे अपने आसपास खतरे का आभास हो रहा था। हम दिन में भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त मुझसे मिलने आओ, ताकि मुझे ये महसूस हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना मायने रखता हूँ। हवेली से थोड़ा दूर मेरी गाड़ी खड़ी होगी। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ और अपने हाथों से तुम्हें फूलों का गजरा पहनाना चाहता हूँ। उसके लहजे में सिर्फ बेचैनी और चाहत थी। रात को उससे मिलने जाना रूही को ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन यह उसका पति था और अंत में वह मान गई। ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, बस 12 बजे मेरे इंतजार में रहना, उसने कहा। रूही ने फोन रखा और देर तक अपनी गोद में रखे हाथों को देखती रही। आदित्य का लहजा, उसकी जिद, उसका जुनून और उसकी मोहब्बत उसे कभी गर्व और आत्मविश्वास देती थी तो कभी डर और चिंता से भर देती थी। कोई बात नहीं, वह मेरे पति हैं। अगर मैं उनसे मिलने चली जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। वह तो बस एक छोटी सी मुलाकात चाहते हैं, वो भी रात के सन्नाटे में। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ वह सिर्फ आदित्य के बारे में सोच रही थी। अगली रात वह अनमने मन से तैयार हो गई। रात के करीब 12 बजे आदित्य ने उसे कॉल कर हवेली के पीछे दरवाजे पर आने को कहा। कपकपाते हुए अपने वजूद को संभालती वह कमरे से
बाहर निकली। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वह अपने पिता की अनुमति के बिना किसी से मिलने जा रही थी, सिर्फ इस भरोसे पर कि सामने खड़ा व्यक्ति उसका पति है, उसकी रक्षा करने वाला है। दरवाजे पर वह उसका इंतजार कर रहा था। उसका हाथ थामते हुए वह उसे गाड़ी तक लाया और फिर गाड़ी सड़क की तरफ मोड़ दी। हम कहाँ जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि गाड़ी में बैठकर ही बातें करेंगे। वह हैरान थी। आदित्य ने आगे झुकते हुए नरमी से उसके होठों पर उंगली रख दी। कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में घर वापस छोड़ दूंगा। उसे बार बार टोकना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आदित्य हल्की फुल्की बातें कर रहा था और रूही बस छोटे छोटे जवाब दे रही थी। गाड़ी एक फ्लैट के सामने आकर रुकी। आदित्य ने दरवाजा खोलते हुए हाथ बढ़ाया। आइए मोहतरमा, यह आपका ही घर है। उसने आश्चर्य से कभी फ्लैट को देखा, कभी आदित्य को। उसे नहीं मालूम था कि वे यहाँ आएंगे। डरिए मत, यह आपके पति का ही घर है। आदित्य मुस्कुराया और वह उसकी आंखों में खो गई। वह उसका हाथ थामकर फ्लैट के अंदर ले गया। ऐसा लग रहा था जैसे पहले ही उसके स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आदित्य खुद उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस समय यहाँ आना, प्लीज घर चलिए। उसका दिल बार बार उसे वापस जाने को कह रहा था, लेकिन आदित्य उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह फुर्सत से उसके सामने बैठा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देख रहा था, जिनमें हरे रंग के साथ नींद की हल्की सी परछाई भी थी। उसके गुलाबी कांपते होठ इतने सुंदर लग रहे थे कि उन पर नजर पड़ते ही आदित्य का दिल मचल उठा। वह धीरे से उसके होठों की ओर झुका। तब रूही ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया। क्या कर रहे हैं आप? मुझे ठीक नहीं लग रहा ये सब। वह अनजाने ही उससे दूर हुई। आदित्य ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसके बाजू को पकड़कर झंझोड़ा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तुम बार बार मुझे अपने करीब आने से रोकती हो। तुम मेरी पत्नी हो और तुम पर मेरा हक है। कोई मुझे नहीं रोक सकता, समझी? उसकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि रूही की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह अवाक होकर उसे देख रही थी। आप समझते क्यों नहीं? प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। वह उठी और जाने को मुड़ी। तब आदित्य ने उसे फिर से बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वह उसकी छाती से लग गई। सिर से दुपट्टा फिसलकर कंधों पर आ गया और उसके लंबे बाल कमर पर झरने की तरह बिखर गए। वह पहले ही उसकी मोहब्बत में दीवाना था, अब तो और भी गहराई से उसमें खोता चला जा रहा था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने अपने घर में कितनी जिद की थी कि वह समर वर्मा की बेटी से ही शादी करेगा, और उस दिन उसके पिता ने कहा था कि वह अपनी मोहब्बत के साथ साथ उसके सम्मान और स्वाभिमान को भी कायम रखेगा। उसने समर वर्मा के सामने अपने पिता के आत्मसम्मान को टूटते हुए देखा था। तभी उसने ठान लिया था कि वह अपने प्रेम के साथ साथ एक पुत्र का भी धर्म निभाएगा। वह प्रेम तो करेगा ही, लेकिन जीवन भर रूही को यह एहसास तक नहीं होने देगा कि वह उसकी चाहत और पसंद की पत्नी है। अगर वह उस पर कठोरता नहीं दिखा पाया तो ऐसा कुछ जरूर करेगा कि रूही का घमंड और गर्व टूट जाए, और उसके लिए यह सब करना बेहद जरूरी था। उसने कमर से थामते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और फिर जैसे खुद को रोक ही नहीं पाया। उसका नशा उसकी रगों में उतरता चला गया और रूही का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह उसके साथ इतनी हद तक चला जाएगा। नीचे झुकते हुए आदित्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और वह मचल उठी। आदित्य प्लीज! उसने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर उतरते देखा। उसका घमंड टूट रहा था और यही तो वह चाहता था। उसे पलंग पर लिटाकर वह उसके बिल्कुल करीब चला गया, इतने करीब कि उसकी धड़कनों की आवाज भी सुन सकता था। मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मुझे मत रोको रूही, वरना मैं जबरदस्ती की ओर बढ़ जाऊंगा। मैं तुम्हारा पति हूँ। वह कोमलता से उसे अपने करीब करता गया, अपनी बाहों में समेटता गया, और रूही उसकी दीवानगी, उसकी मोहब्बत और उसके जुनून के सामने हार गई। उस रात वह सब कुछ हो गया जिसका उसे डर था। उसने आदित्य की प्रेम की लाज रख ली, लेकिन अपने पिता समर वर्मा की इज्जत वहीं धूल में मिल गई।
वह भले ही उसकी पत्नी थी, लेकिन समाज कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि विदाई से पहले ऐसा कुछ हो। वापसी का सफर पूरी तरह खामोश था। गाड़ी में गहरी चुप्पी थी। आदित्य की निगाहें सड़क पर थीं और रूही की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में अब वो आत्मविश्वास और घमंड नहीं बचा था। न जाने क्यों उसके मन में एक शक ने जन्म ले लिया था कि शायद आदित्य ने उससे शादी सिर्फ उसे पाने और उसके पिता का घमंड तोड़ने के लिए की थी। हवेली से कुछ दूर गाड़ी रोककर वह बाहर निकल आया और कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ रूही, तुम मेरी पत्नी हो और जो कुछ हुआ वह सिर्फ हमारे बीच रहेगा। इसे मेरी प्रेम भावना समझना, जबरदस्ती नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने तन और आत्मा पर मेरे एहसास को स्वीकार करोगी। उसे देखते हुए वह मुश्किल से मुस्कुराई और हवेली लौट गई। उसका पूरा वजूद दर्द से भरा था और वह यह तय नहीं कर पा रही थी कि आदित्य ने उसे प्यार से अपनाया था या उससे कोई बदला लिया था। उसका अंतर्मन बार बार उसे एहसास दिला रहा था कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने अपने अंदर की आवाज को यह कहकर दबा दिया कि जो कुछ हुआ वह उसके पति के साथ हुआ। इस एहसास ने कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उसके आत्मग्लानि को दबा दिया। अगले 2 दिनों तक आदित्य से कोई बात नहीं हुई। वह जो शर्मिंदगी थी अब स्पष्ट रूप से खामोशी में बदल चुकी थी। बीती रात के बाद वह यह महसूस कर चुकी थी कि आदित्य का व्यवहार थोड़ा बदल गया है। पहले वह उससे बात करने के लिए बेचैन रहता था, पर अब कॉल करने पर भी सामान्य सा जवाब देता। 2 दिन शांति से बीते और फिर तीसरे दिन आदित्य ने एक बार फिर मिलने की शर्त रख दी। उसने इस बार यकीन दिलाया था कि वह उसके करीब नहीं आएगा। रूही के मन में डर था, मैं दोबारा आपके पास नहीं आऊंगी, हम दिन में मिल सकते हैं। रूही प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मैंने कह दिया कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। वह बार बार उसे यह एहसास दिलाता कि वह उसका पति है, हालांकि वह खुद पति के कर्तव्यों को भूलता जा रहा था। आप दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है बाबा, उसने थके हुए लहजे से कहा और रूही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह उससे प्रेम करने लगी थी, अब उसे खोना नहीं चाहती थी। उस रात वह एक बार फिर मिलने को तैयार हो गई। आदित्य ने कहा था कि वह हल्का फुल्का मेकअप कर ले और उसने वैसा ही किया। शायद पहली बार मिलने पर वह डरी हुई थी, लेकिन इस बार उसके झूठे यकीन ने उसके भीतर का सारा डर खत्म कर दिया था। उस रात वह निडर होकर हवेली से बाहर निकल आई। उसे विश्वास था कि जो होना था हो चुका। गाड़ी फिर उसी फ्लैट के सामने रुकी और रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आपने कहा था आदित्य, उसने एक बार फिर उसे याद दिलाया और आदित्य उसकी ओर हल्के से झुकते हुए बोला, जब सामने इतनी सुंदर पत्नी हो तो झूठ बोलना पड़ता है। उसके बेबाक शब्दों ने रूही के पूरे वजूद में एक सिरहन दौड़ा दी। मैं फ्लैट में नहीं जाऊंगी, वह जिद करती रही, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से उतार लिया। तुम कभी कभी बहुत बच्ची बन जाती हो रूही, ऐसी जिद नहीं करते। वह उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो कोई छोटी बच्ची है और वो उसका कोई निगरान हो। ये क्या तरीका है आदित्य? अगर आप हर बार ऐसा ही करेंगे तो हमारा रिश्ता कैसे आगे बढ़ पाएगा? उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ डर भी था। आदित्य अपने कहे से पलट रहा था और यह कोई छोटी बात नहीं थी। एक पुरुष की यह फितरत नहीं होती। आदित्य ने झटके से रूही को अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त उसकी हथेली रूही की पीठ पर थी और उसके होंठ रूही की गर्दन को छू रहे थे। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ही ये सब कर रहा हूँ, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। उसका लहजा धीमा और भावनाओं से भरा हुआ था। तो रूही का दिल डर रहा था, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। उसने आदित्य को धक्का दिया और गुस्से से उसकी आंखों में देखा, मुझे घर छोड़ आइए और आज के बाद मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। उसका लहजा अब सख्त हो चुका था, लेकिन अगले ही पल आदित्य ने खींचकर उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। वह उछलकर सोफे पर जा गिरी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आदित्य इस हद तक जा सकता है। आदित्य ने फिर से उसे बाजू से खींचकर अपने पास किया और वह अविश्वास से उसकी आंखों में देखती रही। कितनी बार समझाना पड़ेगा कि जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो मुझे खुद से दूर मत ढकेला करो। उसका लहजा कड़वा हो चला था।
रूही की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे छोड़ दीजिए, वह आदित्य की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए बोली। उसकी आंखों में बस अविश्वास था। उसके दिल की धड़कनें बेचैनी से भरी थीं, जिनका अंदाजा आदित्य को नहीं था। फिर आदित्य ने उसे जबरदस्ती फिर से पास किया और उसे बिस्तर पर गिरा दिया। मेरी मोहब्बत को महसूस करो, मैं सिर्फ तुम्हारे करीब आकर तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता हूँ रूबी। मेरा पूरा हक है तुम पर। वह गुस्से में उस पर चिल्लाया और वह बस रोती रही। अब रूही को लगने लगा था कि उसने गलत इंसान को चुना है। वो इंसान जो सिर्फ उसके जिस्म से मोहब्बत करता था, उसके दिल से नहीं। उसने ठान लिया था कि आज के बाद वह कभी भी आदित्य पर भरोसा नहीं करेगी। वह फिर से फ्लैट से निकली और आदित्य ने उसे हवेली के पास छोड़ दिया। बिना पीछे देखे वह हवेली के अंदर चली गई। आदित्य को एहसास हो चुका था कि वह अब शायद फिर कभी उसके बुलाने पर नहीं आएगी, लेकिन उसे भरोसा था कि वह उसे एक बार फिर अपनी बातों से मना लेगा। अगर जिस्म की नज़दीकी नहीं भी मिली तो कम से कम उसकी नाराज़गी दूर कर लेगा। उसे अब उसकी विदाई का इंतज़ार था। उसे यकीन था कि उसके बाद सब कुछ उसके मुताबिक होगा। उसे यह नहीं पता था कि उसने रूही के प्यार को खो दिया है। उस रात रूही बहुत रोई, फिर उठकर नहाई। वह खूब रोई, फिर अपने दिल को समझाया कि जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाना चाहिए। अब वह दोबारा आदित्य की बातों में नहीं आएगी, लेकिन दिल में वह नफरत नहीं पाल सकती। उनका रिश्ता कोई टूटने वाला नहीं था, उसे उम्र भर चलना था। इसीलिए अफसोस और अविश्वास को दिल में रखकर वह इस रिश्ते की जड़ों में जहर नहीं घोलना चाहती थी। वह सो गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगली सुबह उसके लिए कयामत जैसी होगी। सुबह आदित्य से उसकी कॉल पर बात हुई। आदित्य को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने यह जाहिर भी नहीं किया। बस कुछ हल्की फुल्की बातों के बाद कॉल कट हो गई। उसका लहजा बहुत सामान्य था, कोई अपनापन नहीं था। जिस इंसान ने 2 दिन पहले प्यार का इजहार किया था, अब वह बिल्कुल ठंडा और दूर लग रहा था। समर वर्मा रूही के पिता शहर से बाहर थे। घर में सिर्फ लता जी थी। रूही देर से सोई थी, इसीलिए देर से उठी। दोपहर करीब 12 बजे उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। आंखें मलते हुए उसने दरवाजा खोला तो लता जी अंदर आई। गुड मॉर्निंग मम्मी, आज जरा देर से उठी, उसने शर्मिंदगी से कहा। लेकिन अगले ही पल लता जी का एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। पहली बार जिंदगी में उसकी माँ ने उस पर हाथ उठाया था। वो खुद भी रो रही थी और रूही को देखती जा रही थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, यही सिला दिया मेरी परवरिश का। क्या बात है मम्मी, उसका दिल धक 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 कर रहा था। अगर ये बात 4 लोगों में फैल गई तो तुम्हारे पापा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कम से कम विदाई तक तो इंतजार कर लेती। अब रूही को सब समझ में आ गया था। आदित्य की माँ ने ही सब कुछ बताया था। अगर तुम उनके चेहरे का घमंड और रौब देखती तो खुद से नफरत हो जाती। क्या जरूरत थी इस हद तक जाने की? माँ, माफ कर दो, शायद मेरी पसंद ही गलत थी। वह उनके गले से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे एहसास नहीं था कि आदित्य ने जो किया वो उस बात को बाहर ले जाएगा। उसकी दोस्त प्रीति उससे मिलने आई और रूही उसके सामने भी फूट फूट कर रो पड़ी। क्या तुम अभी भी सोचती हो वह तुमसे प्यार करता है? प्रीति ने सवाल किया। तो तुम बड़ी भूल कर रही हो रूही, उसने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया है। ये शब्द रूही के लिए बेहद तकलीफ दे थे। उसने नम आंखों से प्रीति को देखा। मेरी जान, खुद को संभालो, उस इंसान के जाल से बाहर निकल आओ। अगर आज तुम उससे अपना रास्ता अलग कर लो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसके बाद तुम सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो, उसे अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दो और हर रिश्ता खत्म कर दो। अगर उसे तुम्हारी जरूरत हुई, जो शायद अब तक पूरी हो चुकी है, तो वह खुद ही वापस लौटेगा। लेकिन अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वह तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। मैं उसे इस तरह खो नहीं सकती। प्रीति, मुझे डर लग रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। डरने की जरूरत नहीं है, प्रीति ने शांत भाव से कहा। जो भी होना है वो होकर रहेगा। वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम अब भी उसके हाथों मजबूर होकर चुप रही तो तुम अपनी खुद की अहमियत को हमेशा के लिए खो दोगी। मेरे सामने उसे
कॉल करो और उसकी गलती का एहसास दिलाओ। उसके बाद देखना वह क्या कहता है। कांपते हुए हाथों से उसने अपना मोबाइल उठाया और उसका दिल बहुत भारी हो गया था। जैसे ही उसने आदित्य का नंबर डायल किया और फोन कान में लगाया, उसकी आवाज सुनकर उसका दिल और भी टूट गया। क्या तुमने हमारी बात अपनी मम्मी को बता दी? उसने आदित्य से तुरंत पूछा। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस मुझसे अनजाने में निकल गया मुंह से। तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा, आदित्य ने कहा। नहीं आदित्य, अब जो भी करूंगी मैं खुद करूंगी। मैं अपने लिए खुद खड़ी होऊंगी। अब ये रिश्ता मेरे लिए खत्म है। उसने फोन काट दिया और तुरंत आदित्य का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसने खुद से कहा कि वह उसके बिना जी लेगी। स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। प्रीति ने कहा था कि पुरुष समुद्र की तरह गहरे होते हैं, वे अपने मन की बातें छुपा लेते हैं। लेकिन आदित्य ने न केवल उसका राज उजागर किया, बल्कि उसकी इज्जत भी सबके सामने तार तार कर दी। मैंने देर से ही सही, लेकिन अब फैसला कर लिया है। मैं इस रिश्ते को अपनी बेड़ियां नहीं बनने दूंगी। उसने सोचा, अगर आदित्य चाहे तो लौट सकते हैं, लेकिन अब फैसला उसका था और वह अपने फैसले पर अड़िग थी। पापा, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। रूही ने मुझसे हर रिश्ता तोड़ लिया है, आदित्य ने अपने पिता से कहा। अभय कुमार चौहान ने अपने बेटे की बेचैनी को देखा और कहा, वो तुम्हारी पत्नी है आदित्य, और उसके पास तुम्हारे सिवा कोई चारा नहीं है। कुछ दिन नाराज रहेगी, फिर सब भूल जाएगी, लेकिन उसके सामने कभी खुद को कमजोर मत दिखाना। लेकिन आदित्य को अफसोस हो रहा था। मैं जानता हूँ पापा, वह समर वर्मा की बेटी है, वह कभी लौट कर नहीं आएगी। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं सकता। अब मेरे पास बस इंतजार के सिवा कुछ नहीं बचा। हर दिन उसका बेचैनी से गुजर रहा था। घर का हर सदस्य जान चुका था कि आदित्य ने खाना पीना छोड़ दिया है, लेकिन रूही ने ना तो कोई बात की और ना ही कोई संपर्क साधा। उसने कई बार लता जी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वे उससे बात नहीं करना चाहती। वो खुद भी रूही के घर मिलने गया, लेकिन समर वर्मा की मौजूदगी में कुछ कह नहीं सका और चुपचाप लौट आया। उस रात आदित्य ने अपने पिता के सामने उसकी विदाई की बात रख दी। पापा, कृपया आप समर अंकल से जाकर बात करें, कोई उपयुक्त तारीख तय कर लें। मैं रूही को खोना नहीं चाहता। अभय चौहान बोले, थोड़ा इंतजार करो, वो खुद तुमसे बात करेगी। मैंने जो कुछ किया वो आप दोनों की सलाह पर किया था, लेकिन अब मैं उसे नहीं खोना चाहता। वो मेरी जिंदगी है और मेरी पहली मोहब्बत। कृपया जाकर बात कीजिए। आखिरकार बेटे की जिद के सामने झुककर अभय चौहान अपने बेटे के साथ समर वर्मा के घर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि यह खबर सुनकर रूही सब कुछ भूल जाएगी। पूरा 1 महीना बीत चुका था, लेकिन रूही ने आदित्य से न बात की, न उसे देखा। बेकरारी अपने चरम पर थी। हम चाहते हैं कि बहू की विदाई इसी महीने कर दी जाए। हमारी तरफ से बहुत ज्यादा मेहमान नहीं होंगे। अभय चौहान ने बातचीत की शुरुआत की, लेकिन समर वर्मा ने तुरंत टोकते हुए कहा, मैं अपनी बेटी की विदाई तब तक नहीं करूंगा जब तक वह खुद ना चाहे। वह यही हमारे साथ रहेगी और यही उसका और मेरा फैसला है। आपका मतलब क्या है? मैं समझा नहीं। अभय चौहान ने बनावटी मुस्कान के साथ पूछा। मेरी बात कोई रहस्य नहीं है। मेरी बेटी इस समय विदाई नहीं चाहती और मैं उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा। आपका जो भी फैसला है वह हमारे लिए स्वीकार्य है। लता जी चुपचाप वहीं बैठी थी। जैसे ही वे लोग उठकर जाने लगे, आदित्य आगे बढ़ा और बोला, अंकल, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह मेरी पत्नी है और हम चाहते हैं कि विदाई हो। समर वर्मा ने उसकी ओर देखा और अगले ही पल ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। समर वर्मा का जोरदार थप्पड़ आदित्य के गाल पर पड़ा। हमने आज तक अपनी बेटी से ऊंची आवाज में बात नहीं की और आपने उसे थप्पड़ मारा। बेइज्जती से आदित्य का चेहरा सुर्ख हो गया। वह स्तब्ध रह गया। अभय चौहान और उनकी पत्नी भी स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। मैंने अपनी बेटी आपको सौंपते समय सोचा था कि आप उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन आपने उसे अकेले फ्लैट में ले जाकर वह सब किया जो किसी भी बेटी के पिता के लिए असहनीय है। आप में यह अहंकार था, आप उस पर हुक्म चला सकते हैं। क्या यही इंसानियत है? समर वर्मा की आवाज कांप रही थी। अभय चौहान की आंखें झुक गईं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। समर वर्मा ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। जैसे ही आदित्य हवेली में लौटा,
उसने गुस्से और पछतावे से हर चीज को तोड़ना पटकना शुरू कर दिया। यह एहसास कितना पीड़ादायक था कि उसने अपने प्यार को खो दिया, उसने उसे खो दिया। अब समर वर्मा कभी भी अपनी बेटी को उसके हवाले नहीं करेंगे और यह सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप ही चाहते थे ना कि उसका अहंकार तोड़ा जाए। तेज आवाज में चिल्लाते हुए लगभग पागलपन की हालत में वह अपने होश खो बैठा था। आदित्य के लिए यह बात बेहद तकलीफ दे थी कि वह उससे अलग हो जाए। उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन रूही उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसने घर की एक एक नौकरानी को उसके पास भेजा, खुद उसके दरवाजे तक गया, लेकिन चौकीदार ने यह कहते हुए उसे लौटा दिया कि समर जी ने कह दिया है जब तक रूही स्वयं न चाहे आप उनसे नहीं मिल सकते। और वह खाली हाथ वापस लौट आया। अपने पिता के फैसले को सुनकर वह बस कृतज्ञ दृष्टि से उन्हें देखती रही। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह रोती हुई समर जी का चेहरा देख रही थी। उन्होंने कोमलता से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। जो हुआ उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसे बदला जा सकता है। अब अपने पिता का साथ दो। मैं जानता हूँ वह लड़का तुमसे सच्चा प्यार करता है। उसने जो कुछ किया वह आवेश में किया। मैं उसे यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि प्रेम को सम्मान देना चाहिए। उसे मानना पड़ेगा कि जिद और जुनून में कुछ नहीं रखा। वह खामोशी से अपने पिता को देखती रही। अगर वह उस लड़के के सामने झुक जाती, अपने सम्मान की भीख मांगती, तो शायद वह उसे जीवन भर ब्लैकमेल करता रहता। शायद वह कभी भी अपने दिल में छुपे उस प्रेम का एहसास ना कर पाता। वह उससे सिर्फ मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि इश्क करता था। तभी तो दुनिया से लड़ पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उसने ऐसा व्यवहार किया जिससे उनके रिश्ते में दरार आ गई। उसने दिल से आदित्य को स्वीकार किया था और वह यही चाहती थी कि उनके बीच कोई दीवार ना हो, उनका रिश्ता मजबूत हो। अपने बेटे की जिद के आगे झुकते हुए अभय चौहान न जाने कितनी बार समर वर्मा के दरवाजे पर आ चुके थे, लेकिन हर बार एक ही उत्तर मिलता, हमारा फैसला अंतिम है। और उस दिन वह खुद हिम्मत करके चला गया। सर, कृपया वापस चले जाइए, मालिक ने आपके आने पर पाबंदी लगाई है। और आगे बढ़ते हुए उसने चौकीदार का कॉलर पकड़ लिया। तू होता कौन है, मुझे मेरे ससुराल में आने से रोकने वाला? मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? बेचारा चौकीदार अवाक होकर उसका यह रूप देखता रहा और वह हवेली में घुस गया। जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचा, वह चिल्लाने लगा, रूही, रूही। कमरे की खिड़की से उसे इस तरह पागलों की तरह अंदर आता देखकर समर जी ने गंभीर दृष्टि से उसे देखा। उन्हें उसके भीतर उठते तूफान का आभास था। रूही, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकता, इस रिश्ते को मैं तोड़ नहीं सकता। वह वहीं खड़ा होकर चिल्ला रहा था, बिखरा हुआ रूप, माथे पर फैले बाल। वह आदित्य अब आदित्य नहीं लग रहा था, बल्कि मोहब्बत में टूटा हुआ एक बेजुबान प्रेमी था। एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वह उसे खो चुका था, अब पछतावे के आंसू बहा रहा था। रूही अपने कमरे में बैठकर रोती रही, लेकिन मन में छटपटाहट थी। वह नीचे जाकर उसे देखे, लेकिन नहीं गई। ठीक है, अगर तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन तुम जिंदगी भर मेरी पत्नी रहोगी। मैं ना तो तुम्हें किसी और का होने दूंगा और ना ही खुद से अलग करूंगा। तुम मेरी सांसों में बसती हो और खुद को तुमसे अलग करके मैं जीवित नहीं रह सकता। वह घुटनों के बल बैठकर पहली बार रोया था। इतनी शिद्दत से रोया कि हवेली की दीवारें गूंज उठी। एक पुरुष जब प्रेम में रोता है तो वह पीड़ा की उन सीमाओं को छूता है जहाँ केवल तड़प होती है, और उस वक्त वह वही तड़प झेल रहा था जो कभी रूही ने झेली थी। उसने अपना हाथ जमीन पर दे मारा, खून बहने लगा, लेकिन कोई भी उसे देखने नहीं आया। ना जाने कितनी देर प्रेम की भीख मांगने के बाद वह चला गया। दिन महीनों में बदलते गए और उसकी बेचैनी और तड़प बढ़ती गई। 6 महीने हो चुके थे, ना उसने रूही को देखा, ना उसकी कोई खबर मिली, ना उसकी आवाज सुनी। वह इंसान वास्तव में घमंड की सजा भुगत रहा था। एक दिन जैसे चमत्कार हुआ, उसने देखा कि समर वर्मा और लता जी उसके घर आए हैं। उसके मन में हलचल मच गई। क्या वे तलाक की बात करने
आए हैं, लेकिन सामने खड़ा वह पुरुष एक पिता था जो अपनी बेटी के लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा था। हर पिता को ऐसा ही होना चाहिए, जो अगर उसकी बेटी से गलती हो भी जाए तो उसका हाथ थामे और सही रास्ते पर वापस लाए। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ यह कहने आया हूँ कि अगले सप्ताह मैं अपनी बेटी की विदाई करने आ रहा हूँ। अपनी अमानत को ले जाइए, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि आदित्य इस दूरी की पीड़ा को और सहन नहीं कर पाएगा। आदित्य आगे बढ़कर समर जी के पैरों में झुक गया। इस सब में रूही की कोई गलती नहीं थी, सब कुछ मेरी गलती थी। मुझे मेरी सजा मिल चुकी है और इससे बढ़कर अब कोई सजा मत दीजिए। अंकल, मैं रूही से बहुत प्रेम करता हूँ। और समर जी ने सिर पर हाथ रखकर कह दिया, मुझे अब तुम्हारी आंखों में मोहब्बत साफ दिखाई देती है। उसके बोलने के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि उसने वो वक्त किस तरह बिताया था, केवल उसका दिल ही जानता था। फिर वो दिन आया जब वह दुल्हन बनकर उसके पास बैठी थी। उसने ना तो किसी की चमचमाती पोशाकें देखी, ना ही झूमते हुए रिश्तेदारों को, और ना ही खुद पर उठती हुई निगाहों को। वो तो बस अपनी दुल्हन को देखता रहा जो उसके पास बैठी थी। दुल्हन के रूप में वह इतनी सुंदर लग रही थी कि आदित्य की धड़कनें थम सी गईं। समर वर्मा ने बेटे को आशीर्वाद देकर विदा किया और अभय चौहान अपनी बहू को अपने घर लेकर आए। पूरी हवेली को फूलों से सजाया गया था। कुछ रस्मों के बाद उसे आदित्य के कमरे में ले जाया गया, जो चारों तरफ से फूलों से महक रहा था। हर कोना मानो किसी सुंदर सपने का हिस्सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी इच्छा होती तो वो पूरा शहर ही सजा देता। रूही काफी देर तक बिस्तर पर बैठकर आदित्य के बारे में सोचती रही। उस दिन उसने मन ही मन उससे हर रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन वो उसने आदित्य को एहसास दिलाने के लिए किया था कि प्यार में प्यार के साथ इज्जत होना भी जरूरी है। और अगर आदित्य उसके बिना जी नहीं सकता था तो रूही भी उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी। कभी कभी शायद किसी प्रेम को पाने और समझने के लिए उससे थोड़ा दूर रहना जरूरी होता है, वरना वो प्रेम अपनी अहमियत खो देता है। वो कमरे में आया और उसके सामने बिस्तर पर लेटते हुए उसे तृप्त निगाहों से देखने लगा। मैंने तुम्हें जितना देख सकता था देखा है, उसने प्यार भरे स्वर में कहा और अपना सिर रूही की गोद में रख दिया। मुझसे बात करो रूही, क्योंकि मेरे कान तुम्हारी आवाज के बिना अधूरे हैं। शायद दूसरों के लिए प्रेम से दूर रहना सामान्य बात हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे बिना सांस लेना भी जैसे जीवन को खत्म कर देने जैसा है। उसने रूही का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाया। रूही उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। मैं आपसे दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ आदित्य। आप मेरे जीवन के सबसे ऊंचे स्थान पर हैं, जहाँ आप किसी और को जगह नहीं मिलेगी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी और आदित्य ने उसे अपने करीब खींचते हुए उसके गले लग गया। एक पल को लगा था कि शायद तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगी। रूही ने उसके होठों पर उंगलियां रखते हुए कहा, आज के बाद हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं होगी और ना ही पुराने वक्त का कोई जिक्र। उसका मन कर रहा था कि वह सारी रात उसे बस देखता रहे, उसकी सुंदरता को अपने दिल में उतारता रहे। वह अब उसकी थी हमेशा के लिए। उसने धीरे से उसका दुपट्टा हटाया और उसके बालों को खोल दिया। वो खुशबूदार जुल्फें बिखर कर उसके दिल के सारे अरमानों को जगा चुकी थीं। कौन तुमसे जुदा होकर खुश रह सकता है रूही? रूही ने उसे बाहों में लिया। वह मुस्कुराया। मुझे लग रहा है जैसे आज तुम मुझसे जबरदस्ती कुछ करवाना चाहती हो। रूही के चेहरे पर लाज का रंग फैल गया। कर सकती हूँ, हक है मेरा आप पर, आप मेरे हैं, उसने धीमे से कहा और आदित्य मुस्कुरा उठा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, क्या मुझे इजाजत है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लूं? रूही ने हामी भरते हुए खुद को उसकी बाहों में समेट लिया। उस दिन उसने कहा था कि वह उसे गजरे पहनाएगा, लेकिन नहीं पहना पाया। आज उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन कमरे में फूलों से बने गजरे पहले से मौजूद थे। उनकी खुशबू उसकी आत्मा में उतर रही थी। वह उसे जीवन की सबसे प्यारी सौगात की तरह अपनी बाहों में भर रहा था, अपने सारे भाव उसे सौंप रहा था और रूही उसकी नजदीकियों में निखरती जा रही थी। पुरुष भी ऐसे ही होते हैं, कभी इतने जुनूनी कि मना करने पर जबरदस्ती पर उतर आए और कभी इतने समझदार कि प्यार से अनुमति मांगे। प्रेम को अगर समझ लिया जाए तो उससे प्यारा कोई भाव नहीं होता। हर रिश्ता एक सीमा में अच्छा लगता है, चाहे वह पति पत्नी का हो या प्रेम का। जब तक उसमें आदर हो, इज्जत हो, तब तक उसका सौंदर्य बना रहता है। उन्होंने तय किया
कि अपने रिश्ते को वो ऐसे ही सहेजेंगे, प्रेम में डूबे हुए, लेकिन एक दूसरे की केयर और सम्मान करते हुए। यही रिश्ते की असली खूबसूरती है, इज्जत और समर्पण की मिली जुली भावना। दोस्तों, आपको इस कहानी में रूही का फैसला कैसा लगा, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे अगली कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही साथ कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।